हेलो फ्रेंड्स। सैयद ईएच क्लासेस में आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कॉमन है हर घर में। ये सिम्टम्स, ये डिसीज़ नज़र आएंगी और ऐसे पेशेंट्स आपको बार बार मिलते रहेंगे। वो डिसीज़ है, देखिए, कॉमन कोल्ड। ठीक है, इसी का अदर नाम आता है इसको कोराजी और राइनाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ एक ही है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमन कोल्ड कहिए, कोरेज़िया कहिए, राइनाइटिस कहिए, ये तीनों एक ही है। इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सिम्टम्स के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कॉर्जी या फिर राइनाइटिस। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे टाइप्स है इसके। उस टाइप्स के हिसाब से इसके रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, पहले हम टाइप्स देखेंगे। देखिए, कुछ है इन्फेक्टिव राइनाइटिस, यानी कुछ इन्फेक्शन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर इरिटेटेंट राइनाइटिस। इरिटेटेंट को हम लोग एलर्जिक भी कह सकते हैं। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड राइनाइटिस, यानी किसी ऐसे मेडिसिन लेना जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो। और एक फोर्थ चीज़ है, ये बहुत अनकॉमन है, यानी बहुत कम लोगों में होता है, वो है हार्मोनल राइनाइटिस। ये रेयर है, यानी ये दोनों रेयर है। ये मोस्ट कॉमन है, या तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या एलर्जी की वजह से हो सकता है। ठीक है, आइए इसके हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे इनके प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, पहले देखते हैं इन्फेक्टिव राइनाइटिस। इन्फेक्टिव राइनाइटिस देखिए एक्यूट ऑनसेट है, यानी ये बहुत अचानक से शुरू हो जाता है। एक्यूट ऑनसेट का मतलब ही है अचानक शुरू होता है। इसमें अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे हम लोग, इसी तरह अगर छोड़ देंगे तो आगे चल के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी हमारा जो नाक का हिस्सा है वहां से इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, स्टार्ट होकर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ पर है? हमारा जो विंड पाइप है, जहां से हम सांस लेते हैं, वहां पे चले जाएगा। साथों साथ पेशेंट को फीवर होगा, गले में खराश होगी, खांसी होगी। और अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो अगर और उसके साथ साथ उसका इम्यून सिस्टम अगर लो है तो आगे के लिम्फ नोड्स भी स्वेल हो सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्टिव राइनाइटिस में। इसके बाद आता है इरिटेटेंट राइनाइटिस, यानी एलर्जिक राइनाइटिस। यानी कोई ऐसा पदार्थ जो नाक के जरिए से आपके जिस्म में गया हो। ठीक है, एनवायरनमेंट से, बाहर के वातावरण से आपकी नाक के अंदर चलेगा, नोज में चलेगा, वहां जाकर वो इरिटेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस हो सकता है। जैसा कि कोई एजेंट है, कोई भी, अब मतलब जैसा कि आप घर साफ करते हैं, घर साफ करने का कोई एक क्लीनिंग लिक्विड हो, उसकी स्मेल आपको नहीं जमी, या फिर स्प्रे है जैसा बॉडी स्प्रे हो, या फिर कोई ऐसा स्प्रे जिससे कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं। ठीक है, वो स्प्रे आपको नहीं जमा हो तो इसकी वजह से आपको नाक से पानी बह सकता है, आंखों में। अब सिम्टम्स हम देखेंगे आगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे टाइप्स पे और कॉजेस में ध्यान रखिए। आगे है ड्रग इंड्यूस। मैंने बताया था आपको, कोई ऐसा ड्रग, कोई ऐसी मेडिसिन जो आपके बॉडी में रिएक्शन पैदा करती हो, तो उसको भी हम कहेंगे राइनाइटिस का एक टाइप। हार्मोनल हार्मोनल चेंजेस में हो सकता है ये। ठीक है, बस ये तीन चीजें, ये दो चीजें तो मोस्ट कॉमन है, हम हमारे क्लिनिक्स में देखते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, मैंने बताया था ना आपको कि
चाहे वो एलर्जिक हो, चाहे वो इन्फेक्शन से हुआ हो, दोनों में भी देखिए ये नॉर्मल इस तरह होते हैं हमारे नेसल म्यूकोजा, यानी नाक का जो लेयर है, म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल परत है, ये नॉर्मल होता है देखिए। लेकिन जब कोई चीज आके उसको इरिटेट कर देते हैं, जैसा कि एलर्जी का कोई डस्ट आ गया, धूल आ गया, वो आके यहाँ पे इरिटेट करता है। इरिटेट करने के बाद यहाँ की जो सेल्स होते हैं, म्यूकोजल सेल्स, वो सूज जाते हैं। सूज जाके कुछ क्या करते हैं, ब्रेन को यहाँ से सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल भेजकर ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे ये पदार्थ को वो जानेगा कि यहाँ से ये पदार्थ को हटाना है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, साथों साथ वहां पे हमारे बॉडी का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वहां से नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, छींके आना, यानी बॉडी आपका इम्यून सिस्टम उसको निकालने की क्या है, पूरी पूरी कोशिश करता है। ठीक है, सिम्टम्स जो जाहिर होते हैं वो पूरे सिम्टम्स क्या है, इस म्यूकस को इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन पहुंचाने वाला जो प्रोडक्ट है उसको निकालने की कोशिश करता है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्लियर इमेज है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए पेशेंट को क्या हो सकता है, रेड इची वाटरी आइज हो सकते हैं कॉमन कोल्ड में, छींके आ सकती है, नाक बंद हो सकता है, नाक से पानी आ सकता है। ठीक है, अगर ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये इन्फेक्शन या फिर एलर्जी और बढ़ेगी, बल्कि गले में क्या करेगी, खराश पैदा करेगी। ठीक है, गले में खराश पैदा करेगी और आगे आगे चल के ये देखिए लंग्स में इंफेक्शन पहुंचकर खांसी भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये रहे हमारे राइनाइटिस के सिम्टम्स, अभी मैंने आपके सामने बयान किया था। इचिंग आइज, सोर थ्रोट, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो ईयर पेन भी आ सकता है, घराटे हो सकते हैं, सर में दर्द और नाक बहना, नाक बंद हो जाना, नाक से पानी पानी के टिपके पड़ना। ठीक है, सब चीजें देखी जा सकती हैं। ये देखिए एलर्जी के भी सेम सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए हम लोग टेस्ट की तरफ पढ़ते हैं। ये तो सिम्टम्स हमने देखा, ठीक है, सिम्टम्स की तरफ हमने देखा। अब आइए देखते हैं एंटी बॉडीज की तरफ। एंटीबॉडीज, आईजीई, ये ऐसे एंटीबॉडीज है, बॉडी में अगर कोई एलर्जी का सब्सटेंस जो आपको नहीं जमता है, अगर वो आ जाए तो इसके लेवल बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आईजीई टेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से मालूम होता है कि बॉडी में क्या है, कोई एलर्जी सब्सटेंस है या नहीं। और एक कॉमन टेस्ट है जिसको कहते हैं स्किन प्रिक टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ये भी आईजी सेंसिटाइज मास्टर सेल्स लेते हैं, लेकर क्या करते हैं, कुछ ऐसे लाइंस हम लोग खींचते हैं, खींच करके वहां पे ये जो बना हुआ है खुद ब खुद उसको पूरे जगह पे टिपके टिपके डालते हैं। अगर कोई भी चीज अगर हमें एलर्जी पहुंचाने वाली हो तो वहां पे निशान हो जाता है रेड कलर का, खुजली जैसा महसूस होता है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चीज से आपको एलर्जी है, आपको क्या करना चाहिए, उस चीज से बचना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सस्ता है और सेफ टेस्ट है। लगे तो ये आईजी टेस्ट बहुत महंगा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम लोग इसके कोल्ड रेमेडीज जो यूज करना चाहिए हमें, होल्ड होम बेस्ड रेमेडी, वो है देखिए ये जिंजर का इस्तेमाल, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और शहद का इनकेलेप्टस स्टीम ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में गार्लिक, लहसुन का, विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसी तरह विटामिन डी का इस्तेमाल
जिंक का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ये जिंकसेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी में अच्छी बेहतरी होती है। ठीक है, सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ गाइडलाइंस आयुर्वेदिक की जानिब से भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, आप लोग इसको पीडीएफ फाइल में देखिए। बताया जा रहा है कि अवॉइड करिए दही खाने से, ठंडे खाने से, ठंडी कोल्ड ड्रिंक से, फ्रूट जूसेस से, बासी खाने से, आइसक्रीम से, गर्म पानी का इस्तेमाल करिए और डिकॉशन पीजिए जिसमें तुलसी हो, अदरक हो, काली मिर्च हो, हाँ, और लौंग हो, हल्दी हो, गिलोई हो, इन सब चीज को उबाल कर डिकॉशन बना के 20 से 30 ml रोजाना सुबह और शाम सेवन करें, जिससे आपको कॉमन कोल्ड में बहुत ज़्यादा सुविधा हो सकती है। और भी यहाँ पे ट्रीटमेंट है, गाइडलाइन से, जिसको आप देखकर अपने आप को भी या फिर अपने पेशेंट्स को भी एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मॉडर्न मेडिसिन का ट्रीटमेंट है, जिसमें वो लोग देखिए एंटी हिस्टामिन ड्रग देते हैं, यानी वो चीज़ें जो एलर्जी को पैदा करने वाली है उनको रोकने के लिए, और नाक जो कंजेस्ट हुआ है उसको खोलने के लिए, दर्द को रोकने के लिए, खांसी को रोकने के लिए, ये सब चीज़ें देखते हैं। एंटीबायोटिक्स नहीं देते, ताकि ये फायदेमंद नहीं है। तो ये चीज़ें देकर पेशेंट को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट। देखिए शुरुआत में, अगर इस बात को याद रखना जरूरी है, शुरुआती पीरियड अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, इन स्टार्टिंग पीरियड में S1 या फिर S10 का इस्तेमाल कराएंगे दिन में 2 से 3 बार, और RE को नाक के निचले हिस्से में हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे सिम्टम्स भी कम हो गए और पेशेंट को रिलीफ भी होगा तुरंत ही, क्योंकि एलर्जी का सब्सटेंस हो या फिर इन्फेक्शन या सब्सटेंस हो, दोनों भी कहाँ है, नाक में ही है। तो उसको जल्द से जल्द खत्म करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास सेकेंड स्टेज में पेशेंट पहुंचा तो हम लोग उसको देखेंगे, इफ नॉट इम्प्रूव्ड, यानी ट्रीटमेंट ये फर्स्ट स्टेज में नहीं लिया, वो सेकेंड स्टेज में आया, तो हम लोग A3, C1 और F1 को D3 में देंगे। अगर प्रॉब्लम सीवियर है तो C1 को यहाँ पर D3 में नहीं बल्कि D2 में देकर पेशेंट को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब साथ में A2C5WE का कंप्रेस लगाएंगे, हॉट कंप्रेस हेड में। ठीक है, सर में। अगर खांसी है तो उसको P1 और P3 ऐड करेंगे, क्योंकि अगर इन्फेक्शन अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएगा तो हमें खांसी आएगी पेशेंट को, तो हम P1 या P3 का इस्तेमाल करेंगे। D3 में 4 से 6 मरतबा देंगे। ओके फ्रेंड्स, एसलास का भी इस्तेमाल करेंगे नाइट में। ठीक है, साथ में S1C5P2 का नेबुलाइजेशन देंगे, भाप करा देंगे, ताकि पेशेंट को जल्द से जल्द रिलीफ हो और कंजेशन जो है वो रुक जाए। ठीक है, इसका देंगे S1C5P2 का। अगर पेशेंट को ये क्रॉनिक है, एक हफ्ता नहीं बल्कि 1 महीने से या 2 महीने से 3 महीने से या 6 महीने से प्रॉब्लम है, तो यही जो ट्रीटमेंट में हम लोग D5 या बाज लोग कहते हैं D10 में भी दे सकते हैं, ताकि वो क्रॉनिक हो गया। ये क्रॉनिक का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक्यूट का ट्रीटमेंट है। साथ में हम S1 और C2 को भी हायर डाइल्यूशन में देंगे। हायर में 500 भी दे सकते हैं आप, 100 में दे सकते हैं, 1000 में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा देकर पेशेंट को रिलीफ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट और कोल्ड, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट। ओके फ्रेंड्स, फिर हम कल नए एक लेक्चर के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।